अगर आप कार खरीदने की सोच रहे हो तो कौन से कंपनी की कार खरीदोगे? मारुति सुजुकी, होंडा, टोयोटो या निसान? क्या आपको पता है ये जितने सारे कार कंपनी हैं सब जापानीज कार कंपनी हैं। आप सबको पता है वर्ल्ड वॉर 2 के लास्ट में यूएस ने जापान के ऊपर न्यूक्लियर अटैक किया था और जापान पूरी तरह से खत्म हो गया था। जापान 2 न्यूक्लियर अटैक सहने के बाद भी 10 साल के अंदर फिर जापान अपने आप को इकोनॉमिकली पहले से ज्यादा स्ट्रांग बना लिया था। जापान में इतना ज्यादा अर्थक्वेक एंड वोल्केनो जैसा नेचुरल डिजास्टर होता है, फिर भी जापान इतना ज्यादा अपने आप को कैसे डेवलप कर लिया। आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि दुनिया का पहला न्यूक्लियर अटैक जापान में हुआ था और फिर भी जापान आज अपने आप को इतना ज्यादा डेवलप कैसे किया। इसको समझने के लिए हम लोगों को इतिहास में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। कहानी की शुरुआत होती है 1853 से, जब अमेरिकन जनरल मैथ्यू पेरी ने अमेरिकन आधुनिक हथियार लेके जापान पहुंचा। क्योंकि जापान दुनिया से अलग था और जापान को पश्चिमी देशों के साथ व्यापार में उतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था। जापान को पता था कि ये लोग व्यापार के नाम पे जापान में घुसेंगे और एक दिन जापान को गुलाम बना लेंगे। पश्चिमी देश जापान के साथ व्यापार करना चाहता था, खास करके अमेरिका, लेकिन जापान नहीं माना। फिर जापान को जबरदस्ती करना पड़ा। पश्चिमी देशों की आधुनिक हथियार के सामने जापान टिक नहीं पाया और जापान घुटने टेक दिया। जापान में एक मजबूत सरकार बनाने के लिए अमेरिका ने सम्राट मेजी को मदद की और 1868 में मेजी रेस्टोरेशन के तहत जापान ने पश्चिम सभ्यता की तरफ मोड़ गया। जापान पश्चिमी सभ्यता को अपनाने लगा था, जबरदस्ती ही सही। जापान धीरे धीरे पावरफुल बनते जा रहा था। ऐसे ही जापान की चाहत और भी बढ़ता गया और जापान में नेचुरल रिसोर्सेज की कमी की वजह से जापान अपने आप को एक्सपैंड करना चाहता था। जापान ने चाइना पर अटैक किया और चाइना की नेचुरल रिसोर्सेज एरिया जैसे मंचूरिया और भी बहुत सारे एरिया पर कब्जा कर लिया। जापान ने कोरियन पेनिनसुला एरिया को भी कब्जा कर लिया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में उस तरफ यूएसए इकोनॉमी में अपना फायदा उठा रहा था और यहाँ पे एशिया में जापान व्यापार का फायदा उठा रहा था। एशिया का पूरा व्यापार का कंट्रोल था जापान के पास। ऐसे ही जापान का अर्थव्यवस्था आसमान छू रहा था, क्योंकि उस टाइम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के वजह से यूरोपियन कंट्री की इकोनॉमी नष्ट हो गया था और फिर वर्ल्ड वॉर के बाद जापानीज इकोनॉमी डाउन होने लगा था, क्योंकि 1921 तक यूरोपियन कंट्री अपना इकोनॉमी को सुधारने लगा था। ऐसे ही हालत में जापान में इंपीरियल आर्मी का प्रभाव बढ़ने लगा और जापान ने चाइना पर हमला करके एक्सिस पावर के साथ जुड़ गया और 1941 में पर्ल हार्बर की धमाकेदार अटैक के साथ जीत की शुरुआत हुई। लेकिन समय बदलने में टाइम नहीं लगता। जापान के दो साथी जर्मनी एंड इटली दोनों यूरोप में हार चुका था और 1945 में यूएसए ने जापान के 2 बड़े शहर हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर न्यूक्लियर अटैक कर दिया। यूएसए जापान को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। जापान पूरी तरह से घुटने टेक दिया यूएसए के सामने कि जो करवाना है करवा लो, लेकिन और अटैक मत करो। यूएसए ने जापान की इंडस्ट्री को भी पूरी तरह से तहस नहस कर दिया था। फाइनली यूएसए और जापान के बीच ट्रीटी हुई और यूएसए ने ट्रीटी पर शर्त रखा कि जापान अपना आर्मी नहीं बनाएगा, यूएसए जापान को सिक्योरिटी देगा। तब जापानीज हथियार बनाने वाले कारखाना को बंद कर दिया गया। पहले अमेरिका नहीं चाहता था कि जापान फिर से इकोनॉमिकली स्ट्रांग बने, लेकिन वर्ल्ड वॉर के बाद कोल्ड वॉर शुरू हो गया था यूएसए एंड सोवियत यूनियन के बीच में। अमेरिका नहीं चाहता था कि सोवियत यूनियन की कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी जापान में फैले, क्योंकि यूएसए को जापान का जरूरत था सोवियत यूनियन को रोकने के लिए। यूएसए को मिलिट्री बेस चाहिए था सोवियत यूनियन के पास में। कोरियन वॉर में भी जापान ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाई यूएसए की तरफ से। जापान में कम्युनिज्म को रोकने के लिए जापान की लैंड एक्ट में सुधार की जरूरत थी, क्योंकि मजदूर और किसान दोनों ही कम्युनिस्ट की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था। जापान में किसान का हाल बहुत बुरा था। जापान में ज्यादातर जमीन जमींदारों के पास था और जमींदार जमीन को किराए पे किसान को दे देते थे और शहर में जाके रहते थे।
ऐसे ही किसान का बहुत मुश्किल से रोजी रोटी चलता था। जापान में लैंड एक्ट की सुधार किया और जमींदार से जमीन को लेके किसान को दे दिया गया। जापान में कम्युनिज्म को रोकने के लिए जापान को इकोनॉमिकली स्ट्रांग होना चाहिए था, इसीलिए अमेरिका जापान में इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए छूट दे दिया। पहले जो सब कंपनी हथियार बनाता था वही कंपनी अब ऑटोमोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट बनाने लगा। जैसे सोनी कंपनी पहले दूरबीन बनाता था और फिर बाद में कैमरा बनाने लगा, सोनी आज भी कैमरा बनाता है। पहले जो सब लोग जापान आर्मी में था वो सब लोग अब इंडस्ट्री में आ गया था। वर्ल्ड वॉर के टाइम जापान आर्मी बहुत पावरफुल एंड डिसिप्लिन आर्मी था और वही डिसिप्लिन वाला कल्चर इंडस्ट्री में भी आ गया था। आप सबको पता है आर्मी कितना डिसिप्लिन होता है। अगर यही आर्मी वाला डिसिप्लिन इंडस्ट्री में आता है तो इंडस्ट्री में एक्यूरेसी एंड प्रोडक्टिविटी कितना बढ़ जाएगा। इसीलिए जापान का प्रोडक्ट एक्यूरेट एंड क्वालिटी होता है, कभी भी डिफेक्ट्स नहीं होता है। इसीलिए जापान आज दुनिया भर में अपने क्वालिटी प्रोडक्ट के लिए जाना जाता है। ऐसे जापान अपना पूरा फोकस इंडस्ट्री ग्रोथ पे देने लगा, क्योंकि जापान को तो आर्मी बनाना नहीं था, क्योंकि यूएसए जापान को सिक्योरिटी दे रहा था। ऐसे ही जापान अपना इंडस्ट्री और व्यापार को बढ़ाने लगा और अगले 10 साल में फिर जापान दुनिया में सुपर पावर के रूप में उभरने लगा। न्यूक्लियर अटैक के 20 साल के अंदर जापान ने 1964 में समर ओलंपिक को ऑर्गेनाइज किया। ऐसा नहीं कि जापान सिर्फ और सिर्फ आगे बढ़ रहा था, जापान के ऊपर बहुत सारी दिक्कतें आई लेकिन जापान आगे बढ़ता गया। जापान में भी कुछ लोग ऐसे थे जो अमेरिका की पश्चिमी सभ्यता को अपनाने में विरोध करते थे। उन लोगों का मानना था कि हम लोग पश्चिमी सभ्यता को अपना के हम लोग जापानीज कल्चर को खत्म कर रहे हैं। उन्होंने बहुत सारे हड़ताल भी की, लेकिन जापानीज पश्चिम सभ्यता को नहीं छोड़े, पश्चिम सभ्यता को अपनाया और जापानीज कल्चर को भी नहीं छोड़े। और हम इंडियन पश्चिम सभ्यता को तो अपना लिया लेकिन भारतीय संस्कृति को हम लोग भूल जा रहे हैं। पश्चिमी लोग हम लोगों से योगा को अपना लिया लेकिन हम लोग योगा को छोड़ दिया। जापान की तरक्की देख के बाकी देश हैरान हो चुका था। जापान ऐसे ही आगे बढ़ता गया और दुनिया का एक बड़ा इकोनॉमी बन गया। आज के लिए बस यहीं तक। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ये वीडियो को जरूर लाइक करो एंड सबके साथ शेयर करो और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहूंगा। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं और किसी वीडियो में।